नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज कुशीनगर पहुंची हैं, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ संसाधन वितरण किए और लाभार्थियों को भूमि पट्टे तथा साथ ही सरकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र भी दिए। राज्यपाल ने जनपद के उच्चाधिकारियों संग बैठक की और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई जो प्रदर्शनी है उसका निरीक्षण किया। इस दौरान सभी अधिकारियों और लाभार्थियों ने राष्ट्रगान गाया। राज्यपाल का राष्ट्रगान इस दौरान राज्यपाल ने भी राष्ट्रगान गाया। वहीं राज्यपाल का स्वागत जिले के प्रतिनिधि, डीएम, एसपी सहित अधिकारियों ने किया। क्षेत्रीय विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों ने उनके स्वागत में मनोहारी कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे में निरीक्षण के दौरान कबीर चौरा क्षेत्र में सड़क पर सांड दिखाई दिए जाने पर नगर निगम प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने के आरोप में निगम ने 2 बेलदारों को तत्काल ही प्रभाव से निलंबित कर दिया, तो वहीं 14 आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से हटा दिया। 12 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान नगर निगम प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि प्रस्तावित रूट पर किसी भी हाल में आवारा पशु न दिखे। इसके बावजूद कबीर चौरा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान सड़क पर सांड दिखाई दिया, जिससे असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने कुल 16 कर्मियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर लखीमपुर खीरी के उचैलिया थाना क्षेत्र के गांव भिलावा निवासी बीजेपी सेक्टर प्रभारी रमाकांत मिश्रा और उनके परिवार पर दबंगों ने घर में घुसकर हमला किया। आरोपियों ने मारपीट और फायरिंग की, तो वहीं बीजेपी नेता के समर्थकों को कार से कुचलने की भी कोशिश की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरोपी हाथों में तलवार और अन्य हथियार लेकर के खड़े दिखाई दिए। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी सेक्टर प्रभारी पर हमला किया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पूरा जो मामला है वो लखीमपुर खीरी का है, जहां बीजेपी सेक्टर प्रभारी पर यह हमला किया गया और उसके बाद फिर त्वरित कार्रवाई किया गया और साथ ही उसमें जो लिप्त था इस हमले में उसको भी गिरफ्तार किया गया। मारपीट के साथ ही इस दौरान फायरिंग की गई थी। तो चलिए इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर सुल्तानपुर रेल ट्रैक पर भीषण हादसा हुआ है। मालगाड़ी और कंटेनर में सामने से टक्कर हुई है, जहां रूट के इलेक्ट्रिक जो पोल हैं और लाइनें भी इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गई हैं। क्रॉसिंग खुली होने पर कंटेनर लेकर ड्राइवर घुस गया था। क्रॉसिंग बंद होने के चलते ये टक्कर हुई है। हालांकि गेटमैन ने अचानक ही क्रॉसिंग बंद किया था, इससे खबरें सामने आ रही। रेलवे विभाग के प्रयासों से लाइन पर ट्रेन वापस से दौड़ चुकी है। 10 घंटे के बाद पटरी पर फिर से ट्रेन दौड़ी है। कड़ी मशक्कत के मालगाड़ी और कंटेनर में टक्कर हुआ, जिसके बाद लगभग 10 घंटे तक पटरी पर कोई भी ट्रेन नहीं दौड़ी और इसी बीच क्रॉसिंग बंद होने के चलते ये टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि जो गेटमैन था उसने अचानक से क्रॉसिंग बंद कर दिया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा होते होते बच गया। मालगाड़ी और कंटेनर के बीच ये टक्कर हुई है, जिसमें गेटमैन ने अचानक ही जो क्रॉसिंग की गेट थी वो बंद कर दी थी। 10 घंटे तक कड़ी मशक्कत चलती रही, जिसके बाद आखिरकार पटरी पर ट्रेन दौड़ी है। लखनऊ सुल्तानपुर क्षेत्र का यह हादसा बताया जा रहा। लखनऊ सुल्तानपुर रेल ट्रैक पर भीषण हादसा हुआ है। मालगाड़ी और कंटेनर सामने से टक्कर हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मालगाड़ी और कंटेनर के बीच सीधी टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि गेटमैन ने अचानक से गेट बंद कर दिया, जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ।
हालांकि 10 घंटे की कड़ी मशक्कत की गई, जिसके बाद जो ट्रैक था उसको खाली कराया गया, उसको साफ किया गया। उसके बाद जाकर के वापस से उस पर ट्रेनें दौड़ी है और कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद से ट्रेनों के समय में भी जो बदलाव है वो देखा गया है और इस पटरी पर दौड़ते हुए जो ट्रेनें थी उसमें भी खासा असर देखने को मिला। दिल्ली हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस के इसी कोच में रेल कर्मियों ने होली के मौके पर हुड़दंग मचाया। कर्मियों ने रंग और गुलाल उड़ा करके होली खेली, जिसमें कि यात्रियों को असुविधा हुई है। इस घटना के बाद रेल प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 को बर्खास्त कर दिया। रेलवे अधिकारियों का यह कहना था कि इस तरह के कृत्य से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है और ऐसे कर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दोनों ही नेताओं ने इस मुलाकात के दौरान राज्य के विकास को लेकर के विस्तृत चर्चा किया। वही मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं और आगामी योजनाओं पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के नागरिकों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्रीय सहायता की आवश्यकता पर चर्चा किया है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य पर प्रतिक्रिया जताया है। कुंभ हमारी परंपरा, संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता था। राहुल गांधी ने यह भी शिकायत की कि प्रधानमंत्री ने कुंभ में मृतकों को श्रद्धांजलि नहीं दी और जो युवा कुंभ में गए थे उन्हें रोजगार की उम्मीद थी। इस पर भी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका न मिलने पर सवाल उठाते हुए कहा, यह नया भारत है। वही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ पर दिए गए संबोधन पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रधानमंत्री महाकुंभ के बारे में आशावादी तरीके से बोल रहे थे। विपक्ष को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष ने भी ऐसी विषय पर भावनाएं हैं। अगर हम अपनी बात रखते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को भी 2 मिनट बोलने का अवसर जरूर मिलना चाहिए था। कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। लेकिन स्पीकर ने 352 मैम रूल का जिक्र किया। नागपुर पे कुछ बोलेंगे मैम, नागपुर में जिस तरह से हो रहा है वहाँ पर जो है कैसे और मैम विपक्ष को भी अपनी बात रखने देने का मौका दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल देने जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए था। वही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर हिंसा पर कड़ा बयान जताया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पुलिस, समाज और आम लोगों पर हमला किया है उन्हें बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। यह हमारी महाराष्ट्र की भूमिका है। शिंदे ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे अमन और शांति बनाए रखें और पुलिस को अपना काम करने दे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, मां बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है या महाराष्ट्र में अमन शांति कायम बनाए रखने का काम है। और इसलिए मैं जनता से भी अपील करूंगा
कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस सख्ती से गुनाहगारों को जो समाज कंटक है उनसे पेश कर आएगी, उनको कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस को भी जनता ने सहयोग करना चाहिए, यह भी हमारी अपील है। वही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बस्तर और देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बस्तर और देश को मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त किए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नक्सलियों का आत्मसमर्पण लगातार बढ़ रहा और इस दिशा में शांति और सद्भावना लाने के लिए बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे जागरूकता अभियान भी किए जा रहे हैं। वही उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद के मुद्दों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा की है और इस दौरान पुनर्वास राहत नीति की जानकारी भी दी गई होगी। देखिए, जिस तरह से मार्च 2026 तक देश और बस्तर को नक्सलवाद मुक्त बनाने का जो बीड़ा उठाया है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उस दिशा में हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है। लगातार सरकार ऐसे आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उनके पुनर्वास के लिए काम कर रही है। वहीं लोगों में शांति और सद्भावना बनाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम जैसे कार्यक्रम और वहीं दूसरी ओर विकास के काम भी लगातार बस्तर में हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से नक्सलवाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की चर्चा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई होगी और हमने जो अभी पुनर्वास राहत नीति बनाई है उसको लेकर भी जानकारी उन्होंने दी होगी और जो हमारा आगामी सरकार की योजनाएं हैं उन पर भी उनकी चर्चा निश्चित रूप से होगी। वही कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्म की बात है कि कहीं पुलिस लोगों को पीट रही है तो कहीं हत्याएं हो रही हैं और कहीं पुलिस लोगों से पिट रही है। यह ऐसा राज्य है जहां पुलिस लोगों को पीटती भी है और खुद लोगों से पिटती भी है। उन्होंने राज्य में सबसे खराब कानून व्यवस्था होने का आरोप लगाया। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की है। शर्म की बात है कि पुलिस कहीं पीट रही है, कहीं हत्या हो रही है और पुलिस कहीं खुद ही पीट रही है। ये एक ऐसा प्रदेश है देश में जहाँ पुलिस पीटती भी है और खुद पिटती भी है। सर, आप फेक एनकाउंटर का आरोप लगा रही है कांग्रेस, तो कहना है कि केवल इसलिए एनकाउंटर किया गया कि नक्सल मूवमेंट दिखाकर केंद्र का फंड लिया जाए। ये तो पुलिस हमारी कानून व्यवस्था प्रदेश की के बारे में जितना कम बात करो उतना अच्छा है। मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ आवेदन देने के बाद गोविंद सिंह ने तीखा पलटवार किया है। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा नाम के मामले में जो नेता प्रतिपक्ष ने कल लोकायुक्त में मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ आवेदन दिया था। उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार का चरित्र सब जानते हैं, मैंने उन्हें करोड़ों का मानहानि का नोटिस दिया है। साथ ही आरोप यह भी लगाया कि उमंग सिंघार भ्रष्टाचार में गहरे डूबे हुए हैं और उन पर रेत माफिया और शराब माफिया से जुड़े गंभीर आरोप हैं। गोविंद सिंह के इस बयान ने हालांकि खलबली मचा दी है और राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। अब इस विवाद पर दोनों पक्षों की ओर से भी ज्यादा बयानबाजी की उम्मीद जताई जा रही। मैंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के लिए 20 करोड़ रुपया का नोटिस दिया है। इसी जो मुद्दे वो बार बार उठा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों के लिए मैंने 20,000 करोड़ का नोटिस दिया है। जहां तक उमंग सिंघार जी की बात है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है
पहले भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए, क्योंकि उमंग सिंगार जी भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। उन पर शराब माफिया, रेत माफिया जैसे कई आरोप हैं। उमंग सिंगार जी से पूछना चाहिए कि वो 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में कहां से ढूंढते। वहीं जम्मू में भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने एमएसएमई उद्यमियों, बैंकरों और साथ ही अन्य जो विशेषज्ञ थे उनको संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देने में एक बड़ा रोल निभा रही है, देश के विनिर्माण क्षेत्र की जो वृद्धि है उसको प्रेरित करती है और साथ ही मेक इन इंडिया पहल है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में एक उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बना रहे हैं, ताकि इसे एक प्रमुख निवेश गंतव्य बनाया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में हजारों इकाइयां चालू हो चुकी हैं और हम एमएसएमई की वृद्धि को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, एक ऐसी वृद्धि जो समावेशी और स्थायी हो। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने बारामूला स्थित डीडीसी कार्यालय के मीटिंग हॉल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक में अध्यक्षता की है। इस बैठक के दौरान डीआईसी के जनरल मैनेजर ने 2024 से 2025 के दौरान प्रायोजित किए गए जो पीएमजीपी मामले हैं उसका विस्तृत और विवरण प्रस्तुत किया है। इसमें बताया गया कि 541 मामलों को विभिन्न कारणों से वित्तीय संस्थानों द्वारा वापस कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए डिप्टी कमिश्नर ने लीड बैंक मैनेजर को यह निर्देश दिया कि वे 20 मार्च 2025 से प्रत्येक बैंक शाखा में विशिष्ट सहायता डेस्क स्थापित करें, ताकि आवेदकों को सहायता प्रदान की जा सके और लंबित मामलों को सुलझाया जा सके। अब खबर कुपवाड़ा से है, जहां पर उत्तर कश्मीर स्थित अकरूमहुरा भांदवाड़ा क्षेत्र में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर हो गया। वह एसएसपी हांदवाड़ा मुश्ताक अहमद चौधरी ने यह बताया है कि यह अभियान विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर सुबह जल्दी शुरू किया गया था। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी से संपर्क स्थापित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। बताते यह चले कि आतंकवादी की पहचान साफिउल्लाह के रूप में हुई, जो पाकिस्तान का निवासी था और लंबे समय से सक्रिय था। आज अर्ली मॉर्निंग में एक इनपुट मिला था, जिसकी बिना पर एसओजी हंदवाड़ा ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको बाद में बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फॉलो किया। उसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जिसकी अभी शनाख्त सैफुल्लाह के नाम से हुई है, जो यहाँ पे काफी कुछ अरसे से यहाँ सरगर्म था और न्यूट्रलाइज हुआ है आज के ऑपरेशन में। रामबन के ढलवाश गांव के एक लाभार्थी नून अराही के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सैटेलाइट हीफा रियरिंग यूनिट सब योजना के प्रति आभार जताया है। इस योजना ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाए हैं, जिससे उन्हें स्थिर डेयरी खेती के माध्यम से अपनी आजीविका सुधारने का अवसर मिला। वही नूर ने यह भी बताया कि इस योजना ने उन्हें स्वस्थ मवेशियों को प्रबंधित करने और पालन करने में मदद किया है, जिससे उनके परिवार के लिए एक स्थिर आय स्रोत सुनिश्चित हुआ। एचडीपी द्वारा प्रदान की गई सहायता के साथ उन्होंने दूध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में महत्वपूर्ण सुधार भी देखा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और मवेशी प्रबंधन में उनकी क्षमता में भी वृद्धि हुई है। ये स्कीम है 20 लाख की, 10 इसमें सब्सिडी है,
5 लाख शेड के लिए मिलता है और 5 लाख बच्चे के लिए मिलता है। हम गुज्जर जो करवा रहे हैं, हमको इसमें ज़्यादा फायदा है और ये काम हम कर भी सकते। स्मार्ट सिटी पहल के तहत जम्मू नगर निगम शहर की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने के साथ ही डोगरा संस्कृति को बढ़ावा दिया रहा है। बता दें कि इसके साथ ही जम्मू की समृद्ध डोगरा संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी काम हो रहा। इस पहल का उद्देश्य जम्मू के एक अधिक जीवंत, आधुनिक और सतत शहर में बदलना है, ताकि इसकी गहरी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखा जा सके। स्मार्ट सिटी परियोजना में सुंदरता वृद्धि, सार्वजनिक स्थानों का आधुनिकीकरण और सांस्कृतिक स्थल विकास जैसी कई गतिविधियां शामिल है। जम्मू नगर निगम के आयुक्त देवांश यादव ने जम्मू को डोगरा धरोहर का सांस्कृतिक केंद्र बताते हुए इसकी महत्वता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि चल रहे प्रयासों का उद्देश्य न केवल अवसंरचना में सुधार करना है, वही देवांश ने सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की कि शहर का जो विकास है वो उसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के अनुरूप होगा। जम्मू शहर डोगरा कल्चर का केंद्र है और यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंदर हम लोगों ने अभी इंदिरा चौक पे खुद की जो डांस की थीम है उसको हम लोगों ने इंस्टॉल किया जो स्टैचूज़ को, ताकि यहाँ पे टूरिज़्म है एक तरह का, एक कल्चरल रिलीजियस टूरिज़्म है, उसको बढ़ावा मिले। अप्सरा रोड पे गोल मार्केट एरिया में हमने डोगरी कल्चर के 3D आर्ट फॉर्म्स को हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है। अलग अलग जगहों में कोशिश की जा रही है कि जो जम्मू मंदिरों का शहर है इसका जो टूरिज़्म पर पोटेंशियल है वो फुली रियलाइज हो, लोगों को भी अपने जो आसपास के अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन लैंडस्केप हैं, उनमें सौंदर्यीकरण के थ्रू जो बेसिक प्रमोशन ऑफ टूरिज़्म है और एक एस्थेटिक लुक है वो देखने को मिले। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर 2 नाबालिग गुर्जर लड़के जो कठुआ जिले के राजबाग हार्डो मुट्ठी क्षेत्र में जहां कई दिनों से गायब थे, वहीं पुलिस ने उन दोनों ही लड़कों को सफलतापूर्वक ढूंढकर उनके परिवार से मिला। कठुआ के एसएसपी शोभित सक्सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, निरंतर प्रयासों के बाद जो लड़के हैं उनको सफलतापूर्वक ट्रेस किया गया और उनके परिवारों को सुरक्षित सौंप दिया गया। इस घटना के संदर्भ में जांच भी की जा रही है। गहमा-गहमी हुई थी इस बात पे कि 2 बच्चे कठुआ से गायब हो गए, मिसिंग हो गए। तो ये जो बच्चे हैं ये आज हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, हमारी जो टीम्स लगी हुई थी, इन्होंने वापस ढूंढ लिया है और अपनी फैमिलीज के साथ रियूनाइट कर लिया है। ये जो बच्चे हैं ये 28 फरवरी को मिसिंग हो गए थे अपने घर से, और इसमें एक 14 साल का बच्चा था तो एक दूसरा 11 साल का बच्चा था। इसकी खबर हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली 9th को ही पता लगी, जब हम लोगों ने इमीडिएटली इसमें एफआईआर रजिस्टर कर लिया था। तो इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जो हमारे एसपी ऑफ साहब, इन्होंने एक टीम लीड करके इसमें बहुत मेहनत करके, और सभी जो यहाँ से इंटरस्टेट रास्ते हैं, जो इंटरस्टेट ट्रक्स, बसेस, टोल प्लाजा, सभी जगह, इनफैक्ट जो बाहर के ठेकेदार हैं जहाँ यहाँ के लोग जाते हैं अपनी मजदूरी करने के लिए, और फैमिली से लीड्स, इंपॉर्टेंट लीड्स निकाल के इन बच्चों का पता लगाने का एफर्ट स्टार्ट किया। इनके लिए हम लोगों ने अलग अलग लैंग्वेजेस में मिसिंग के लुकआउट पोस्टर्स भी बनाए थे। तो आज इस बात से हमें बड़ा संतोष है कि बच्चे घर वापस आ गए हैं और उनको हमने अपने माँ बाप से मिला दिया है। चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।